हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग विजन देश के द्वारा फ्री मैगजीन अवेलेबल कराया जाता है उसके वेबसाइट पे। ये नवंबर मंथ का मैगजीन है करंट अफेयर का, तो आज उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस तरह का कुछ टॉपिक इसमें हमको मिलेगा। सबसे पहले पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड 5-6 टॉपिक है। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन से, IR से रिलेटेड है। उसके बाद इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक है, सिक्योरिटी से, है ना। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहला पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन से है। सबसे पहला टॉपिक है साइमल्टेनियस इलेक्शन। साइमल्टेनियस इलेक्शन कहने का मतलब क्या हुआ कि एक साथ स्टेट और सेंटर दोनों जगह इलेक्शन करवाना, विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन एक साथ करवाना, उसको हम लोग बोलेंगे साइमल्टेनियस इलेक्शन। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर रेज द पीच फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शन टू द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बार बार ये बात कई सालों से किया जा रहा है। साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स स्ट्रक्चरिंग द इंडियन इलेक्शन साइकिल इन अ मैनर दैट लोकसभा एंड स्टेट असेंबली आर सिंक्रोनाइज टुगेदर। इसका मतलब हुआ कि लोकसभा और जो राज्य के असेंबली का इलेक्शन है एक साथ हो जाए, अंडर विच वोटर्स इन अ पार्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी वोट फॉर बोथ ऑन द सेम डे, है ना। दोनों के लिए एक ही दिन वोट देना पड़े। पहले भी ये था 1967 तक साइमल्टेनियस इलेक्शन वर द नॉर्म अल्टी 1967 तक ये अवेलेबल था। उसके बाद से राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगने लगा। केंद्र में जो सरकार है वो गठबंधन का आया तो ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाता था, इस कारण से दिक्कत होने लगा। बट फॉलोइंग रेजोल्यूशन ऑफ सम लेजिस्लेटिव असेंबली इन 68 एंड 69 एंड लोकसभा इलेक्शन 1970 इलेक्शन टू द स्टेट असेंबली पार्लियामेंट हैव बीन हेल्ड सेपरेटली। अभी है ना, तो अलग अलग होने लगा 67 के बाद से। 1983 में 1983 में इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसको फिर से प्रपोज किया गया था कि साइमल्टेनियस इलेक्शन का चालू किया जाए। इसके अलावा इट वाज आल्सो रेफर्ड बाय लॉ कमीशन एंड नीति आयोग। लॉ कमीशन जो सेटअप होता है और नीति आयोग, उसके द्वारा भी इसके बारे में बात किया गया था। साइमल्टेनियस इलेक्शन डजंट मीन वोटिंग अक्रॉस द कंट्री फॉर लोकसभा एंड स्टेट असेंबली हैपेंस ऑन अ सिंगल डे। कह रहा है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि पूरे देश भर में जो लोकसभा और स्टेट असेंबली का एक ही दिन में इलेक्शन हो। इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन फेज वाइज मैनर, है ना, जैसे अभी फेज वाइज होता है उसी तरीके से। तो इस तरीके से साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा, है ना। तो हम लोग कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन उसका देख लेते हैं। तो आर्टिकल 83 में कहा जाता है स्टिपुलेट द लोकसभा शॉल हैव अ नॉर्मल ईयर ऑफ 5 ईयर फॉर द डेट अपॉइंटेड फॉर द फर्स्ट मीटिंग एंड नो लॉन्गर। आर्टिकल 83 में ये बात बोला गया है कि लोकसभा जो है अपने फर्स्ट मीटिंग के दिन से 5 साल तक वो पावर में रहेगा। आर्टिकल 85 में कहा गया डेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू डिजोल्व द लोकसभा ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट। आर्टिकल 85 में कहा गया है कि यूनियन कैबिनेट के एडवाइस पे लोकसभा के जो प्रेसिडेंट है उनको ये पावर है कि मतलब कि इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं, लोकसभा के प्रेसिडेंट नहीं, उनको ये पावर है कि यूनियन कैबिनेट के एडवाइस पे लोकसभा को डिजोल्व कर सकते हैं 5 साल के पहले भी। आर्टिकल 172 कहता है लेट टर्म फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर 5 ईयर, है ना। जो आर्टिकल 83 केंद्र के लिए कहता है वही आर्टिकल 172 राज्य के लिए कहता है। और आर्टिकल 174 में कहा गया डेट गवर्नर हैज पावर टू डिजोल्व द स्टेट एडवाइस ऑफ स्टेट कैबिनेट। राज्य का कैबिनेट यदि चाहे तो गवर्नर के द्वारा स्टेट असेंबली को डिजोल्व किया जा सकता है। अब इसके फेवर में क्या क्या आर्गूमेंट है, सबसे पहला हम लोग देखते हैं पॉलिसी पैरालिसिस, है ना। आर्गूमेंट्स इन फेवर ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन, इसके फेवर में क्या क्या है? पॉलिसी पैरालिसिस, फ्रीक्वेंट इलेक्शन लेड टू इम्पोजिशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, है ना। बार बार इलेक्शन होता है तो हम लोग को आचार संहिता लागू करना पड़ता है, MCC जिसको बोलते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ओवर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ विच ऑफन लीड टू पॉलिसी पैरालिसिस, जिसके कारण से पॉलिसी पैरालिसिस जैसा होता है। एंड गवर्नेंस डेफिसिट इन द फॉर्म सस्पेंडेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, वेलफेयर स्कीम, कैपिटल प्रोजेक्ट। तो एक्चुअली MCC लगने से क्या होता है, क्या बोलते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से क्या होता है कि सरकारें के पास ऑप्शन कम हो जाती है ना। तो बार बार कहीं इस राज्य में आचार संहिता लगा हुआ, कहीं दूसरे राज्य में आचार संहिता लगा हुआ, तो कोई वेलफेयर स्कीम लाने में, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चालू करने में दिक्कत होती है सरकार को। नेक्स्ट, ह्यूज एक्सपेंडिचर, खर्चा बहुत ज़्यादा होता है 2 बार इलेक्शन कराने से। बाय वेरियस स्टेक होल्डर लाइक पॉलिटिकल पार्टी, इंडिविजुअल कैंडिडेट, द आर्ग्यू टू स्पेंड मोर देन द सेट लिमिट टू विन इलेक्शन इज ब्लेम्ड वन ऑफ द की ड्राइवर टू करप्शन एंड ब्लैक मनी इन द कंट्री। तो दूसरा क्या होगा कि ह्यूज एक्सपेंडिचर थोड़ा कम हो जाएगा, एक ही बार सारा कुछ, जैसे जितने भी फोर्स के लोगों को, डिफेंस के लोगों को जो है लाना पड़ता है, जैसे CRPF तैनात करना पड़ता है हर जगह, तो उन लोगों को 2-2 बार करना पड़ता है, तो सब एक ही बार में काम हो जाएगा। इंगेजमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज, ये तो जैसे अभी हम डिस्कस किए कि डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज नॉर्मली थ्रू आउट द इलेक्शन एंड फ्रीक्वेंट इलेक्शन टेक अवे अ पोर्शन ऑफ सच आर्म्ड पुलिस फोर्स विच कुड अदरवाइज बी बेटर डिप्लॉयड फॉर अदर इंटरनल सिक्योरिटी पर्पसेज, है ना। जो इलेक्शन में बार बार लगाए जाते हैं उनको दूसरी जगह हम लोग यूज कर सकते हैं। डिस्टर्बिंग पब्लिक लाइफ, बार बार मतलब लोगों के लाइफ को डिस्टर्ब होता है, इलेक्शन के समय काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है, आप भी केयर किए होंगे। गाड़ियाँ जब्त कर ली जाती हैं, मतलब कि जो भी प्राइवेट व्हीकल होता है, पब्लिक व्हीकल जो होता है पैसेंजर वाला, है ना, वो सब सरकार छीन लेती है, उसके बदले पैसा देती है, लेकिन लोगों को तो दिक्कत होता है। सब उस समय महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है इलेक्शन के समय, तो ये थोड़ा सा रुकेगा। इम्पैक्ट ऑन सोशल फैब्रिक,
फ्रीक्वेंट इलेक्शन परपेट कास्ट एजेंट कम्युनल इशू, जब भी देखते हैं इलेक्शन आता है हमारे यहाँ तो कास्ट इशू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अगड़ा पिछड़ा है ना, रिलीजन का इशू बढ़ जाता है, कम्युनल उस समय टेंशन काफ़ी ज़्यादा होता है, फिर कुछ दिन के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है सोशल फैब्रिक पे एक गलत प्रभाव डालता है इलेक्शन, तो वो भी थोड़ा सा ठीक रहेगा। फोकस ऑन पॉपुलिस्ट मेजर, फ्रीक्वेंट इलेक्शन विल इम्पैक्ट द फोकस ऑफ गवर्नेंस एंड पॉलिसी मेकिंग एंड फोर्सेस टू पॉलिटिकल क्लास टू टिपिकली थिंक इन टर्म ऑफ इमीडिएट इलेक्टोरल गेन्स। जैसे अभी क्या होता है कि जहाँ इलेक्शन होता है वहाँ पे केंद्र सरकार कुछ नया योजना लागू कर देती है, जैसे बिहार में फ्री वैक्सीन का वादा कर दिया गया, ऑप्टिकल फाइबर योजना, हर घर फाइबर योजना का जो है बिहार से शुभारंभ किया गया। अब मान लीजिए दूसरे स्टेट में किसी कहीं इलेक्शन होगा तब वहाँ फ्री वैक्सीन का वादा किया जाएगा, है ना, तो ये दिक्कत होगा। ऐसे क्या होगा कि एक बार इलेक्शन हो गया, 5 साल के लिए निफिक्र, 5 साल काम करेगा, 5 साल के बाद जनता के पास जाएगा और बताएगा कि 5 साल में ये किए हैं। इम्पैक्ट ऑन वोटर टर्नआउट, अभी क्या होता है कि लोग जो है वोट देने जाते नहीं है। रीजन क्या है कि एक बार लोकसभा के लिए जाओ, फिर विधानसभा के लिए जाओ, लोग जहाँ काम करते हैं तो अपने वर्किंग प्लेस से घर पे आना रहता है बार बार, तो उसमें खर्च होता है, तो लोग नहीं भी आते हैं। तो इसके अब जब एक ही बार इलेक्शन होगा तो लोग उस समय ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, तो वोटर टर्नआउट भी बढ़ेगा। तो ये 4-5 आर्गूमेंट था इसके फेवर में। पहला, पॉलिसी पैरालाइसिस नहीं होगा, ह्यूज एक्सपेंडिचर, मतलब एक्सपेंडिचर में कमी आएगा, सिक्योरिटी फोर्सेज का इंगेजमेंट, पब्लिक लाइफ कम डिसरप्ट होगा, और सोशल फैब्रिक पे असर पड़ता है। पॉपुलिस्ट मेजर, यानी कि जनता के में लुभाने वाले वादे ज़्यादा किए जाते हैं ऐसे में। अगेंस्ट में क्या है, ऑपरेशन फिजिबिलिटी, इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार यदि जो है, अभी क्या होता है कि बार बार जनता के बीच में जाना पड़ता है। जैसे 19 में जो है लोकसभा के इलेक्शन हुआ, 20 में बिहार में इलेक्शन है, 21 में बंगाल में इलेक्शन है। तो इस केस में क्या कर सकती है कि कोई केंद्र सरकार है ना, वो जो है कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले सकती है कि जिससे लोग अचानक से गुस्सा हो जाए, क्योंकि उनको पता है कि यदि हम अभी ऐसा कर देते 21 में हमको बंगाल में वोट नहीं मिलेगा, 20 में बिहार में वोट नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब 5 साल के लिए ऐसा होगा तो फिर वो कुछ भी कर सकती है कि हमको तो 5 साल के बाद मतलब है ना। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि सिंक्रोनाइज साइकिल और फर्स्ट टाइम इट विल प्रोसीड इन केस ऑफ रूलिंग पार्टी कोलिशन लूज मेजोरिटी बिफोर 5 ईयर, फिजिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट इलेक्शन सच ए मैसिव स्केल। इसका एक और दिक्कत क्या होगा कि मान लीजिए कि कहीं सरकार बन जाती है, बहुत ज़्यादा तो गठबंधन की सरकार बनती है, वो सरकार यदि तीसरे साल, मान लीजिए कि 2020 में इलेक्शन स्टार्ट हुआ, इस तरीके से इलेक्शन 2020 में सब जगह सरकार बन गया 5 साल के लिए। कोई 29 स्टेट हमारे यहाँ, किसी स्टेट में यदि 2023 में सरकार टूट जाती है, सरकार गिर जाती है, वहाँ का गठबंधन टूट जाता है, तो क्या वहाँ 2 साल राष्ट्रपति शासन रहेगा? क्योंकि अगला इलेक्शन तो 25 में होने वाला होगा, है ना, ये ऐसे केस में। तो इसका भी कोई मतलब कि वहाँ पे कुछ नहीं कहा गया इसके बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, होल्डिंग से साइमल्टेनियस इलेक्शन भी रिक्वायर सर्टेन रिक्वायरमेंट सच एज कर्टेलमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ टर्म ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने से क्या होगा कि कहीं क्या होगा कि पहले इलेक्शन करवाना पड़ेगा, कहीं बाद में करवाना पड़ेगा। मान लीजिए जैसे अगले बार यदि 2024 में सब जगह इलेक्शन होता है, तो बिहार में 2025 में इलेक्शन होने वाला है, तो 1 साल पहले यहाँ इलेक्शन कराना पड़ेगा। कहीं 2023 में इलेक्शन होने वाला होगा, उसको 1 साल बाद कराना होगा, है ना। तो यही यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है। उसके बाद है नेशनल एंड स्टेट इशू आर डिफरेंट। अभी जो होता क्या है कि केंद्र का इशू और राज्य का मुद्दा दोनों अलग अलग होता है। जैसे आप पढ़े होंगे यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, तो ये अलग अलग विषय हैं। यूनियन लिस्ट में राज्य के स्तर के मुद्दे होते हैं, तो जब केंद्र का इलेक्शन होता है तो केंद्र के लेवल के मुद्दे उछाले जाते हैं, राज्य के मुद्दे वहाँ पे नहीं निकाले जाते हैं। जब राज्य का इलेक्शन होता है तो स्टेट का मुद्दा उठाया जाता है कि यहाँ पे पलायन हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है ना। तो स्टेट और नेशन का इशू डिफरेंट है, लेकिन जब एक ही बार इलेक्शन होगा तो ये दोनों इशू, मतलब कि जो केंद्र वाला इशू है स्टेट के इशू को ओवरलैप कर जाएगा, तो वो भी एक प्रॉब्लम होगा कि नेशन एंड स्टेट इशू आर डिफरेंट एंड होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन में अफेक्ट द जजमेंट ऑफ वोटर, ही और सी में वोट फॉर द सेम पॉलिटिकल पार्टी। रिड्यूस गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी टू पीपल, तो पहले बता चुके हैं कि अब उसको 5 साल के बाद ही जनता के बीच में आना है, जिसके कारण से वो मनमर्जी करेगा। इट कैन गो अगेंस्ट फेडरलिज्म के खिलाफ होगा, क्योंकि बार बार प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ेगा। जैसे जो भी हम बताएं कि मान लीजिए 2023 में कहीं सरकार गिर जाती है तो 2 साल के लिए वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब तो इलेक्शन 2025 में होगा। नेक्स्ट, होमोजेनेशन ऑफ द कंट्री। होमोजेनेशन कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसे में क्या होगा, बहुत लोग क्या करेंगे कि एक ही पार्टी को दोनों में वोट दे देंगे, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। तो पूरे कंट्री भर में ऐसा होने की उम्मीद है कि एक ही पार्टी का फिर सरकार आ जाएगा, तो वही यहाँ पे कहा जाएगा कि होमोजेनेशन हो जाएगा और नेशनल पार्टी को इसमें फायदा होगा। कंक्लूजन देखते हैं, तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल इंप्लीकेशन इफेक्ट ऑफ एमसीसी एंड लॉ कमीशन रिकमेंडेशन सजेस्ट देयर इज अ फिजिबिलिटी टू रीस्टोर एसी, यानी साइमल्टेनियस इलेक्शन। क्या करें कि यदि देखा जाए फाइनेंशियल इंप्लीकेशन, पैसा बचाने के दृष्टि से देखा जाए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बार बार लग जाता है, लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन, ये सब को देखते हुए जो है देखा जाए तो हम लोग को साइमल्टेनियस इलेक्शन रिस्टोर करना चाहिए, क्योंकि पहले 1967 तक ये वाला था, ठीक है। लेकिन हालांकि साइमल्टेनियस इलेक्शन एक पैनेसिया नहीं है। पैनेसिया कहने वाला कि एकमात्र दवा, यहाँ पे जो आपको टर्म दिख रहा है पैनेसिया, पैनेसिया का मतलब तो एकमात्र दवा को
तो कहा जा रहा है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन ही एकमात्र दवाई नहीं है इलेक्टोरल रिफॉर्म करने का। इलेक्टोरल रिफॉर्म और बड़ी मतलब कि और भी कई तरीके से किया जा सकता है, जैसे एमसीसी का जो ड्यूरेशन है उसको कम किया जा सकता है। अभी क्या होता है कि जिस दिन इलेक्शन कमीशन जो है घोषणा कर देती है उसी दिन से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है रिजल्ट के दिन तक, तो इसके ड्यूरेशन को कम किया जा सकता है। या फिर जो खर्च किया जाता है मतलब कि लोगों के द्वारा, जो पॉलिटिकल पार्टी उनके द्वारा, उसको कम किया जा सकता है। पॉलिटिकल पार्टी को आरटीआई के अंदर ला करके मतलब कि इलेक्टोरल रिफॉर्म किया जा सकता है। तो ये सब कुछ यहाँ पे टॉपिक्स मतलब कि इस टॉपिक पे था, उसके फेवर में, उसके अगेंस्ट में, उसके बारे में, है ना। हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल आपको हम आसानी से बता देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम किसी को चुने, हम अपना एमएलए किसी आदमी को चुने, है ना। इलेक्शन के 2 साल बाद वो ठीक से काम नहीं कर रहा, हम चाहते हैं कि उसको अब वापस लिया जाए, मतलब उसको एमएलए हटा दिया जाए। तो हम लोग के पास अभी कोई ऐसा कोई पावर नहीं है, जनता के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि उसको वापस ला सकते हैं। अब उसके पास 5 साल के बाद ऑप्शन है। तो राइट टू रिकॉल एक पावर देगा कि बीच में भी हम उसको हटा सकते हैं। तो रिसेंटली हरियाणा असेंबली पास्ट हरियाणा पंचायती राज अमेंडमेंट बिल 2020 विच प्रोवाइड द राइट टू रिकॉल मेंबर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो याद रखिएगा हरियाणा असेंबली में एक बिल पास किया गया है जिसका क्या नाम है, हरियाणा पंचायती राज सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2020, जिसमें क्या है पंचायती राज में केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्तर पर नहीं बल्कि पंचायत के स्तर पर राइट टू रिकॉल का पावर दिया जा रहा है। मतलब यदि आप मुखिया को चुने, मुखिया 2 साल बाद ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो आप राइट टू रिकॉल है आपके पास, उस मुखिया को हटा के दोबारा इलेक्शन करवा सकते हैं। राइट टू रिकॉल इज अ प्रोसेस वेयर द इलेक्टोरेट हैज द पावर टू रिमूव द इलेक्टेड ऑफिशियल्स बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म, है ना, उसका टर्म खत्म होने के पहले ही। इट इज एन एग्जांपल ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक एग्जांपल है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी या डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल है। बिल अलाउज द रिकॉल ऑफ विलेज सरपंच एंड मेंबर ऑफ ब्लॉक लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत इफ दे फेल टू परफॉर्म। टू रिकॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 50% मेंबर ऑफ अ वार्ड और ग्राम सभा हैव टू गिव इन राइटिंग दे वांट टू इनिशिएट प्रोसीडिंग, है ना। तो 50% मेंबर जो है वार्ड मेंबर जो है उनका 50% लोगों को, मतलब यदि 10 वार्ड है तो कम से कम 6 लोगों को इस तरीके से लिखित में देना होगा कि हम ऐसा प्रोसीडिंग चालू करना चाहते हैं। उसके अलावा क्या, उसके बाद क्या, दिस विल फॉलोड बाय सेक्रेट बैलेट। तो जब ऐसा प्रोसीडिंग चालू होगा कि हाँ हम मुखिया को हटाना चाहते हैं, आधा से ज़्यादा वार्ड जब बोल देंगे, तो एक सेक्रेट बैलेट होगा, मतलब कि सेक्रेट वोटिंग होगा। उसमें जो है 2/3 मेजोरिटी चाहिए, है ना। विल रिक्वायर 2/3 मेंबर्स वोटिंग अगेंस्ट देम, ठीक है। तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए। यदि 2/3 लोग कह देते हैं कि हाँ इस मुखिया को हटाना चाहिए, तो फिर मुखिया को समय से पहले इस्तीफा देना होगा। तो इसका बेनिफिट क्या है, इंश्योर ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी। इससे क्या होगा, जो लोग इलेक्ट होकर के मुखिया सरपंच बने हैं उनको ज़्यादा जवाबदेह बनना पड़ेगा, क्योंकि उनको एक डर रहेगा कि 5 साल के पहले भी हम घर जा सकते हैं। इंश्योर ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी इन द पॉलिटिकल सिस्टम एज द इलेक्टोरल रिटेन्स कंट्रोल ओवर दोज लेजिस्लेटर हु आर अंडर परफॉर्मिंग और मिसयूजिंग देयर ऑफिस, है ना। तो सेल्फिश गेन के लिए अपना ऑफिस को मिसयूज नहीं कर पाएगा। लैक ऑफ कॉम्पिटेंस एंड इथिक्स रिप्रेजेंटेटिव्स, क्या कर रहा है कि जो लोग चुन करके जाते हैं उनमें इथिक्स का कमी होता है, उनके कॉम्पिटेंस का कमी होता है, ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर पावर आ जाता है और उनको कोई डर नहीं रहता है। चेक करप्शन एज वेल एज क्रिमिनलाइजेशन बाय पॉलिटिक्स, मतलब इससे करप्शन कम होगा क्योंकि कैंडिडेट को डर रहेगा ना, बाय डेटरिंग कैंडिडेट, मतलब कैंडिडेट को एक तरह से अंदर से डर रहेगा, ठीक है। लॉजिक एंड जस्टिस एज इट विल प्रोवाइड एन ऑप्शन टू करेक्ट रॉन्ग डिसीजन। मान लीजिए कि इलेक्शन के समय जनता से कोई गलती हो गया है, तो उनको, जनता को भी एक सुधारने का मौका मिल रहा है। यदि जनता किसी गलत आदमी के लिए वोट कर दी है वादा में, मतलब कि लोभ में आकर के, और बाद में उसका ऑप्शन, मतलब कि जो भी वादा था पूरा नहीं हो रहा है, तो जनता के पास एक ऑप्शन है। इसका लिमिटेशन क्या है, तो डीस्टेबलाइज द गवर्नमेंट। इससे क्या होगा कि बार बार इलेक्शन होगा, है ना, 5 साल में 2-3 बार इलेक्शन हो सकता है। इलेक्शन फैटिग, तो बार बार जब इलेक्शन होगा तो क्या होगा, दोबारा जब चुना जाएगा, इलेक्शन होगा, तो उसमें कम वोटर टर्नआउट हो सकते हैं, क्योंकि लोग सोचेंगे बार बार क्या वोट देने जाए, है ना। तो इलेक्शन फैटिग का मतलब कि वोट परसेंटेज कम होगा, वोटर टर्नआउट कम होगा। पॉलिटिकल टूल कहने का मतलब क्या होगा कि वार्ड मेंबर क्या करेगा, मुखिया को डराने के लिए इसका भी यूज कर सकता है। यदि किसी पंचायत में 20 वार्ड है, तो 11 वार्ड एक तरफ होकर के मुखिया को डराने लगेगा कि देखो हम लोग 11 आदमी हो गए हैं, हम तुम्हारे खिलाफ प्रोसीडिंग चालू करवा सकते हैं ना, तो मेरा एक काम करो या फिर हमको इतना पैसा दो, जो भी है, मतलब कि एक तरह से पॉलिटिकल टूल के रूप में उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडिपेंडेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कहने को तो जो चुन कर गए हैं वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यदि वो कोई काम करेंगे और उनके खिलाफ आधा यदि वार्ड मेंबर हो जाता है तो बढ़िया काम को भी वो रोकवा सकता है ना। तो इससे क्या होगा कि उसके इंडिपेंडेंस को कम किया जाएगा। वायबिलिटी ऑफ द प्रोसेस, ये प्रोसेस काफ़ी वायबल है, कहने का मतलब कि इट वुड रिक्वायर अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ इलेक्टोरेट टू साइन द पिटीशन फॉर इफेक्टिंग द रिकॉल, अ वेरिफिकेशन ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस सिग्नेचर, वेरिफिकेशन टू सी वेदर दो सिग्नेचर गिवन फ्री कंसेंट और अंडर कोएर्सन। कहने में वायबिलिटी कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें एक पहलू ये भी है
कि लोग जो वार्ड मेंबर है उनसे दरार धमका कर भी प्रोसीडिंग, मान ली कि कोई मुखिया का कैंडिडेट है जो हार गया और ये वाला कैंडिडेट जीत गया। अब ये जो हारा हुआ कैंडिडेट है वार्ड मेंबर को भड़काएगा, है ना, कि तुम प्रोसीडिंग चालू करवाओ, आधे लोग को पैसा देगा। तो इसका कोई जांच का कोई यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है कि कोई ज़बरदस्ती साइन कर रहा है, पैसा लेकर साइन कर रहा है, या फिर सही में वार्ड मेंबर जो है उसको हटाना चाहता है ना, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। इंक्रीज एक्सपेंडिचर, तो इससे क्या होगा, बार बार बाई इलेक्शन होगा तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, खर्चा बढ़ जाएगा सरकार का, फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे लॉस होगा, मैन पावर का लॉस होगा, तो ये सब होगा इसमें। आगे की राह क्या है, इनहेंसिंग पॉलिटिकल अवेयरनेस, लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस को बढ़ाना, लोगों को जागरूक करना पॉलिटिकली, ठीक है, ताकि वो सही आदमी को शुरू में ही वोट दे, पहली बार में ही, और पैसा लेकर वोट ना दे। प्रॉपर स्क्रूटनी, अच्छी तरह से स्क्रूटनी करना, कहना मतलब कि जो उसके ऊपर मुखिया के ऊपर जो ऑफिसर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, तो पंचायत राज के सारे काम को अच्छे से स्क्रूटनी करें कि मुखिया सही से काम कर रहा है या नहीं, है ना। स्ट्रॉन्ग डिटरेंस, रिकॉल, तो जैसे एक तरह से ये तो है, राइट टू रिकॉल एक डिटरेंस तो प्रोवाइड करेगा। रिकॉल रिप्रेजेंटेटिव्स मस्ट बी डिवेड फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग बाई इलेक्शन। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि जो जिस व्यक्ति को हटाया गया, इस्तीफा जिससे लिया गया, ये भी नियम होना चाहिए कि वो दोबारा खड़ा ना हो जाए, है ना, नहीं तो वो भी फिर से दोबारा खड़ा होकर के जीत सकता है, तो फिर हटाने का फ़ायदा क्या हुआ, है ना। मान लीजिए कोई ए आदमी था, ए आदमी अभी मुखिया है, उसको हटाया गया, जब हटाया गया तो इलेक्शन होगा, उस इलेक्शन में वापस से ए खड़ा हो गया और जीत गया, इस केस में क्या होगा, है ना। तो एक तरह से ऐसा कुछ नहीं है इसमें। स्ट्रेंथिंग एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म, अभी जो मैकेनिज्म है उसी को मतलब कि स्ट्रेंथन करना। दीज आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस वेरियस नेग्लेक्टेड प्री इलेक्शन मेजर विच एम टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी। कह रहा है कि अभी बहुत सारा ऐसा मेजर है जो अच्छे तरह से नहीं होता है, जैसे करप्शन करना, इलेक्शन में करप्शन करना, यदि कोई आदमी इलेक्शन में पैसा बांट रहा है तो उसको वहीं पे रोका जाए। तो अभी जो नियम है उसी को अच्छे तरीके से फॉलो कराना, उससे भी सुधर सकता है। यहाँ पे एक वर्ड आया था डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए, डेमोक्रेसी दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट, होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हम लोग डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, अपना जो हेड होता है जैसे उसको डायरेक्टली चुनते हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो आपस में अपना हेड चुनता है। जैसे हमारे यहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, याद रखिएगा, इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, हम लोग प्राइम मिनिस्टर का चुनाव नहीं करते, हम लोग चीफ मिनिस्टर का चुनाव नहीं करते हैं, हम लोग एमएलए चुनते हैं, और एमएलए अपने में से सीएम को चुन लेते हैं, है ना। हम लोग एमपी चुनते हैं, एमपी अपने में से पीएम को चुनते हैं, तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो जो बड़ा पॉपुलेशन वाला कंट्री है, जहाँ का पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही पॉसिबल है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी अधिकांशतः आपको यूरोप में देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी कम है, स्विट्जरलैंड वगैरह में पॉपुलेशन काफ़ी कम है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी डिस्क्राइब दोज रूल्स, इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस दैट इनेबल द पब्लिक टू वोट डायरेक्टली ऑन प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये भी यहाँ पे है कि एक बार यदि हम लोग चुन लेते हैं, एमएलए को चुन लिए, तो यदि लोकसभा में एमपी को चुन लिए, लोकसभा में कोई बिल आया तो उस पर एमपी वोट करते हैं, है ना, हम लोग वोट नहीं करते। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होगा, जनता से भी राय लिया जाएगा। वेरियस इंस्ट्रूमेंट, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जैसे रेफरेंडम कराना, रेफरेंडम में डायरेक्टली जनता वोट करती है। सिटीजन इनिशिएटिव, प्लेबिसाइट, एजेंडा इनिशिएटिव, ये सब जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं, रेगुलेटिंग ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, ओटीटी प्लेटफॉर्म, है ना। ओटीटी प्लेटफॉर्म आजकल काफ़ी फेमस हुआ है, लॉकडाउन के समय और फेमस हुआ है। जैसे ओटीटी का एग्जाम्पल अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार, है ना, ये सब जो है ओटीटी का, इसको बोलते हैं ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, ओटीटी प्लेटफॉर्म। आजकल मूवी इस पर रिलीज किया जा रहा है। तो द यूनियन गवर्नमेंट हैज रिसेंटली ब्राउट ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म सच एज नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम एंड अदर्स अंडर द एम्बिट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसके मिनिस्टर कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, आईबी मिनिस्टर कौन है। तो अभी गवर्नमेंट के द्वारा ओटीटी प्लेटफॉर्म को जो है गवर्नमेंट अपने निगरानी में लाया, उसको रेगुलेट करने के लिए। अभी क्या होता था कि उस पर ऐसे ऐसे कंटेंट रहते थे जिसमें गाली वगैरह बहुत दिया जाता था, या फिर उसमें गंदे गंदे सीन दिखाए जाते थे, और उस पर कोई रेगुलेशन नहीं। जैसे फिल्म का रेगुलेशन है, मूवी जो होता है उसके लिए है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म, मतलब उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है ना, फिल्म सर्टिफिकेट, CBFC। तो उसमें मूवी को सर्टिफिकेट दिया जाता है, रेटिंग दिया जाता है कि UA, आप मूवी के शुरू में सर्टिफिकेट देखते होंगे। लेकिन OTT के लिए अभी कोई ऐसा सर्टिफिकेशन का रूल नहीं था, अभी उस पर कोई रेगुलेशन नहीं था। तो आप देख सकते हैं कैसे कैसे आजकल वेब सीरीज आ रहे थे, है ना। तो उसके कारण से गवर्नमेंट क्या किया, उसको रेगुलेट करने के लिए एक ऐसा OTT प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने का ऑप्शन लाया है। The Union government has recently brought over the top platforms such as Netflix, Amazon Prime and others under the ambit of IB Ministry। ठीक है, इस पे और पढ़ते हैं। The film and audio visual program made available by online content provider have been brought under the jurisdiction of IB Ministry। इसके लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 को अमेंड करना पड़ेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 77 में है। आर्टिकल 77 का क्लास 3 क्या कहता है, अलाउ द प्रेसिडेंट टू मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 77 में ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट को ये पावर होगा
कि मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सही तरीके और भी कन्वीनियंट तरीके से काम करने के लिए नियम बना सके। और एंड फॉर द एलोकेशन अमंग मिनिस्टर्स ऑफ द सेट बिजनेस, द नोटिफिकेशन आल्सो ब्रॉट न्यूज एंड करेंट अफेयर कंटेंट ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अंडर द परव्यू। इसमें क्या हो, इसी नोटिफिकेशन के आधार पे न्यूज़ और करेंट अफेयर्स कंटेंट, मतलब कि जो यूट्यूब पर जो न्यूज़ चैनल जो हैं उन लोग को भी रेगुलेट करने का इसमें विचार किया जा रहा है। अर्लियर द डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म वेयर अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी जो डिजिटल मीडिया था वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर था, अब किसके अंदर आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ आईबी के अंदर आएगा, इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आएगा, है ना। द यूजर जनरेटेड कंटेंट सच एज व्हाट इज स्ट्रीम्ड ऑन यूट्यूब और फेसबुक विल कंटिन्यू टू रिमेन अंदर, अभी जो है यूट्यूब और फेसबुक वाला अभी भी जो है इसके अंदर आएगा, ठीक है। लेकिन जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है, मतलब इसके अलावा अर्लियर द डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पहले सारा जो है इसी के अंदर था, ठीक है। लेकिन अब जो है आईबी मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, ये सब फेसबुक यूट्यूब ये सब छोड़ करके बाकी सब आईबी मिनिस्ट्री के अंदर आ जाएगा। हम लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में जान लेते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या है, तो दीज आर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेट क्रिएट अ रेंज ऑफ कंटेंट एंड प्रेजेंट इट ऑन अ सिंगुलर प्लेटफॉर्म। इस पर क्या होता है कि एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत सारा ऑप्शन, जैसे आप नेटफ्लिक्स के लिए रिचार्ज करवा लेते हैं तो नेटफ्लिक्स पे बहुत सारा वेब सीरीज है, बहुत सारा मूवी वगैरह भी उस चीज़ को आप फ्री में देख सकते, मतलब कि उसके बाद देख सकते हैं। तो ये क्या है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, क्या करता है, डेट क्यूरेट अ रेंज ऑफ कंटेंट एंड प्रेजेंट इन ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। एग्जांपल ऑफ दिस प्लेटफॉर्म इंक्लूड नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार, ऑल्ट बालाजी, ये काफ़ी पुराना है। दे आर ऑल्सो नोन एज ऑनलाइन कंटेंट क्यूरेटेड प्लेटफॉर्म, OCCP इसको भी बोलते हैं, OCCP भी इसको बोलते हैं, ऑनलाइन क्यूरेटेड प्लेटफॉर्म, कंटेंट क्यूरेटेड प्लेटफॉर्म। द OCC इंडस्ट्री डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर्स, ये जो है दूसरे इंडस्ट्री से अलग है, सच एज इंटरमीडिएट एंड यूजर जनरेटेड कंटेंट प्रोवाइड लाइक यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इंटर एरिया बाय द फॉलोइंग फीचर्स। द फुली क्यूरेटेड कंटेंट कैटलॉग विच इज लाइसेंस्ड और ओन्ड बाय इंडिविजुअल प्रोवाइडर। इसमें क्या होता है कि इसका जो लाइसेंस, मतलब कि लाइसेंस जो होता है इंडिविजुअल प्रोवाइडर के पास ही होता है, मतलब कि इसके लिए कोई रेगुलेशन नहीं है अभी। पूल मॉडल ऑफ कंजम्पशन वेयर कंज्यूमर चूज द कॉन्टेंट दे विश टू वॉच एंड एक्सेस इज ऑन डिवाइस टाइम और प्लेस ऑफ देयर चॉइस। इसमें क्या है, पूल मॉडल है। पूल मॉडल कहने का मतलब कि जनता को जहाँ मन करेगा वहाँ देखेगा। जैसे मूवी देखने जाना होता है तो हम लोग कहाँ देखते हैं, उसके लिए एक प्रॉपर हॉल होता है, वहाँ जाते हैं। उस सिनेमा हॉल का प्रॉपर एक रेगुलेशन होता है, गाड़ी को पार्क कहाँ करना है, टिकट कहाँ कटाना है, कहाँ बैठना है ना, कितने देर बैठना है ना। तो ये सब वहाँ पे एक रेगुलेशन होता है। लेकिन OTT प्लेटफॉर्म में ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं है। इसमें जो कंजम्पशन करने वाला है, मतलब जो जनता है, जो पब्लिक है, वो अपने मन से चूज करता है कि कब देखना है। सिनेमा हॉल में ऐसा नहीं है, आपको फिक्स है कि आपको 12 से 3 का टिकट है तो आप उसी टाइम देख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे, आप जब मर्जी के तब देख सकते हैं, आप अपने डिवाइस में देख सकते हैं। तो हम लोग क्या कब देखना है देख सकते हैं, अपने डिवाइस में देख सकते हैं, टाइम प्लेस है ना, गाड़ी में बैठ कर देख सकते हैं, जर्नी करने के टाइम में देख सकते हैं, घर में देख सकते हैं, जहाँ मन कर वहाँ देख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं पूल मॉडल। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सॉल्यूशन फॉर कंटेंट फिल्टरिंग एंड एक्सेस कंट्रोल। अब प्रेजेंट रेगुलेटरी फ्रेम, अभी जो क्या उसके लिए रेगुलेशन था, तो अभी IT एक्ट है, क्या है 2000 का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जिसके तहत इसका एक सेक्शन है 69A, है ना। इसी के तहत चाइनीज ऐप को भी बैन किया गया था, याद रखिएगा, सेक्शन 69A के तहत। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 हैज प्रोविजन रिलेटिंग टू कंटेंट ऑन वेबसाइट। तो इसमें प्रोविजन दिया है कि वेबसाइट या इन्फॉर्मेशन वेबसाइट URL यानी कि कैन बी ब्लॉक्ड अंडर सेक्शन 69 है ना। तो किसी वेबसाइट को, ऐप को इसी के तहत बैन किया जाता है। तभी सेक्शन 69A जो है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, उसमें पावर दिया गया है गवर्नमेंट को कि कोई भी चीज़ जो इंडिया के सॉवरेनिटी को खतरा पहुंचाता है, इंटीग्रिटी को खतरा पहुंचाता है, डिफेंस को, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, तो इसके तहत उस वेबसाइट को या फिर जो भी है उसको बैन कर सकते हैं। इंडियन पिनल कोड 1860 का IPC है, जिसमें नेशनल इंटीग्रेशन के अगेंस्ट में काम करने पे रोक लगाया गया है। उसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट है, ठीक है, जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बैन करता है। OTT प्लेटफॉर्म को इसके तहत भी रेगुलेट किया जा सकता था, लेकिन गवर्नमेंट क्या की, उसके लिए एक अलग, मतलब कि IB मिनिस्ट्री का जो रूल है उसमें उसको डाल दिया गया है। द सेंटर हैज बी रूलिंग द आइडिया ऑफ रेगुलेटरी बोर्ड ऑफ OTT प्लेटफॉर्म सिंस 2019 एज ही आस्क्ड द मेजर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेयर सेवरल टाइम फॉर सेव रेगुलेटरी मॉडल। क्या कह रहा है कि सेंटर जो इसका बैकग्राउंड पढ़ते हैं, ये अचानक से ऐसा नहीं हुआ कि गवर्नमेंट आज उठी और कही कि OTT प्लेटफॉर्म को हम रेगुलेट करेंगे। इसके पहले गवर्नमेंट के द्वारा OTT प्लेटफॉर्म का जो ओनर है उसको चेता दिया गया था कि आपके, मतलब कि आपके वेबसाइट से बहुत ज़्यादा गंदा वेब सीरीज वगैरह आ रहा है, आप उसको रेगुलेट कीजिए, आप एक सेल्फ रेगुलेटरी मॉडल लाइए, है ना। लेकिन वो लोग नहीं माने तो गवर्नमेंट को मजबूरी में कदम उठाना पड़ा। इन जनवरी 2019 द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, IMAAI जो है, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, हैड पुट आउट अ कोड कॉल्ड द कोड ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रोवाइडर। तो इसके द्वारा भी एक कोड जारी किया गया था कि जो ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं उनको क्या, किस किस नियम को फॉलो करना चाहिए।
In February 2020, IAMAI released Code of Self-Regulation for Online Curated Content Provider, which was signed by around 15 several digital platform by September. फरवरी 2020 में भी एक कोड आया था सेल्फ रेगुलेशन के लिए कि ताकि लोग मतलब ये लोग भी चाहते थे कि गवर्नमेंट हम हस्तक्षेप ना करे, गवर्नमेंट भी चाहती थी कि हम हस्तक्षेप नहीं करें। 15 आदमी मतलब 15 ऐसे लोग थे, मैंने इस तरह के OTT प्लेटफॉर्म वाले 15 OTT प्लेटफॉर्म वाले जो थे उसको साइन भी किए थे सितंबर तक। इस कोड में क्या था, द कोड हैड गाइडलाइन रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ कंटेंट, पेरेंटल एंड फॉर एक्सेस कंट्रोल, एज क्लासिफिकेशन, मैच्योरिटी रेटिंग। तो जैसे फिल्म में सर्टिफिकेट मिलता है ना ए है ना, इस तरीके से, तो ऐसा नियम इसमें भी था। उसके अलावा इसमें कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म भी था, मतलब लोग को यदि लगता है कि इसमें कंप्लेन करना चाहिए कुछ इस पर, तो वो लोग यहाँ पे कंप्लेन कर सकते थे। ये 2 टीयर था, मतलब 2 लेवल का था। टीयर 1 में क्या था, एट द OCCP लेवल डिजिटल कंटेंट कंप्लेंट फोरम क्रिएटेड इंटरनली बाय द OTT प्लेटफॉर्म। इंटरनली मतलब कि जो OTT प्लेटफॉर्म जिससे आपको शिकायत है उसी पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। टीयर 1 के लेवल में था। टीयर 2 में क्या था, इंडस्ट्री लेवल पे, मतलब बड़े लेवल पे, है ना। यदि इसके द्वारा जो आप कंप्लेन किए उसको नहीं सुधारा गया है OTT प्लेटफॉर्म के द्वारा, तो फिर IAMAI के पास आप जा सकते हैं। एक तरह से बोल सकते हैं अपील करने का अधिकार आपको मिल गया उसके खिलाफ। तो 2 लेवल का यहाँ पे था। द प्रोहिबिटेड 5 टाइप ऑफ कंटेंट, इस कोड में 5 तरह के कंटेंट को मतलब कि रोक लगाया गया था, प्रोहिबिट किया गया था, इंक्लूडिंग दोज दैट डेलिबरेटली एंड मैलिशियसली डिसरिस्पेक्ट द नेशनल एम्बलम और नेशनल फ्लैग। तो पहला क्या था कि नेशनल एम्बलम या नेशनल फ्लैग को जो गलत दिखाता हो या डिसरिस्पेक्ट करता हो। एनी विजुअल और स्टोरी लाइन प्रोमोटिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी, जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बढ़ा रहा है वो ऐसा नहीं दिखाना है। एनी कंटेंट दैट मैलिशियसली इंटेंड टू आउटरीच रिलीजियस सेंटिमेंट, रिलीजियस सेंटिमेंट को भड़काने वाले को नहीं दिखाना है। कंटेंट दैट डेलिबरेटली एंड मैलिशियसली प्रमोट इनकरेज टेररिज्म, जो टेररिज्म को बढ़ाता है ऐसा कंटेंट नहीं दिखाना। ये कोड में था जो सितंबर में साइन हुआ था। हाउएवर द प्रपोज्ड सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म वाज रिजेक्टेड बाय IB मिनिस्ट्री, तो IB मिनिस्ट्री इसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं ये काफ़ी नहीं है, स्टेटिंग दैट इट लैक्स इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग। तो इसमें क्या कहेगा कि इसमें थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग नहीं है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 लेवल का है, लेकिन दोनों तो वही लोग हैं ना। पहले आप मान लीजिए कि आपको अमेजन पे कोई वेब सीरीज है जिसमें आपको शिकायत है कि इसमें ये नहीं दिखाना चाहिए था, तो आप पहले अमेजन के पास कंप्लेन कीजिएगा। अमेजन जो है उसका कुछ उपाय बताएगा, मतलब क्या तो उस कंटेंट को हटाएगा या फिर अपना कुछ सफाई देगा कि नहीं सही है। तो फिर आप कहाँ जाइएगा, आप IAMAI के पास जाइएगा। यदि ये जो है या तो ऑर्डर देगा कि इस कंटेंट को हटाया जाए या फिर अपने ही कुछ सफाई देगा कि नहीं ये सही है आप ही गलत है, तो आपके पास कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है कि आप कहाँ जा सकते हैं, मतलब कोई थर्ड पार्टी नहीं है। और ये दोनों तो इनके ही लोग हैं, जैसे IAMAI जो है ये भी तो ये लोग ही हैं, और OTT प्लेटफॉर्म में भी यही लोग हैं। यहीं से एक आदमी तो IAMAI में बैठा हुआ है, तो ये लोग कैसे अपने चीज़ को गलत बोलेंगे, अपना दही खट्टा कौन बोलता है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे तो IB मिनिस्ट्री के द्वारा यही कहा गया कि इसमें कोई थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग नहीं है। डजंट हैव अ वेल डिफाइंड कोड ऑफ इथिक्स, कोई कोड ऑफ इथिक्स डिफाइन नहीं किया गया है। डजंट क्लियरली इनिशिएट द प्रोहिबिटेड कंटेंट एंड दैट एट द सेकंड एंड थर्ड ईयर लेवल एन इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो कह रहा है कि सेकंड लेवल में या फिर थर्ड लेवल में भी यदि जांच करवाया जाता है तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए अमेजन प्राइम बोल दिया कि नहीं ये सही है, तो आप IAMAI के पास गए हैं, तो यहाँ पे तो अमेजन प्राइम के ही आदमी हैं, यहाँ पे नेटफ्लिक्स के ही आदमी हैं, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी आदमी थोड़े है। तो ये लोग बोल देगा कि तो जो अमेजन वाले आदमी हैं वो तो बोलेंगे नहीं तो ये तो बिल्कुल सही है ना। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। होना क्या चाहिए था कि यहाँ पे कोई इंडिपेंडेंट आदमी होता जो इन लोग में से नहीं रहता। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इन अक्टूबर 2020 सुप्रीम कोर्ट बेंच इशूड नोटिसेज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, IB मिनिस्ट्री एंड IAMAI ऑन पिटीशन टू रेगुलेट OTT प्लेटफॉर्म सच एज नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, etc। 2020 अक्टूबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट भी एक नोटिस इशू किया था सेंट्रल मिनिस्ट्री और IB मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, IB मिनिस्ट्री को और IAMAI को कि OTT प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करो तुम लोग, ये लोग बहुत ज़्यादा बहक रहा है। अब नीड ऑफ रेगुलेशन OTT प्लेटफॉर्म, OTT प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने का क्या ज़रूरत है। तो पहला एक OTT इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, बिल्कुल नया इंडस्ट्री है इंडिया के लिए, लेकिन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इंडिया इज करेंटली द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग OTT मार्केट एंड ऑल सेट टू इमर्ज द वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट बाय 2024। दुनिया में 6ठा नंबर पर 2024 में आ जाएगा OTT के मामले में, OTT प्लेटफॉर्म के मामले में। द इंडियन OTT मार्केट सेट टू रीच 237.86 बिलियन, 237.86 बिलियन इतने रुपया का इंडस्ट्री जो है 5 साल में हो जाएगा, फाइनेंशियल 2025 में, ठीक है। 2019 में मात्र 42 बिलियन है, आप समझ सकते हैं वहाँ से 237 बिलियन पहुँच जाएगा मात्र 6 साल में। तो OTT काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है इंडिया में। लैक ऑफ ओवरसाइट, व्हाइल द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया लुक आफ्टर द प्रिंट मीडिया, जैसे प्रिंट मीडिया को रेगुलेट कौन करता है तो PCI करता है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। टेलीविजन न्यूज़ चैनल कम अंडर द न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन, एक NB है, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन, वो न्यूज़ चैनल को रेगुलेट करता है। CBFC जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन,
ठीक है। ये जो है फिल्म को मॉनिटर करता है। देयर इज ऑल्सो प्रेजेंट नो लॉ फॉर ऑटोनोमस बॉडी गवर्निंग डिजिटल कंटेंट। तो OTT को रेगुलेट करने के लिए अभी कोई ऐसा बॉडी नहीं है। ऑल्सो देयर इज नो स्पेसिफिक लॉ फॉर कंटेंट रेगुलेशन ऑनलाइन सर्विसेज। ऑनलाइन सर्विसेज में किस तरह का कंटेंट दिखाना है इसके लिए भी कोई लॉ नहीं है अभी। अब रिसीव्ड ऑफ सेवरल कंप्लेंट फ्रॉम द पब्लिक के द्वारा इस पर काफ़ी कंप्लेन आ रहा था। जैसे जैसे गुंजन सक्सेना मूवी को ही देख लेते हैं। गुंजन सक्सेना पे जो आया था, एयरफोर्स की पायलट थी, उसमें दिखाया गया था कि एयरफोर्स में महिलाओं को इज्जत नहीं किया जाता, उनके लिए अलग से बाथरूम नहीं है, उनको कई तरह का नुकसान पहुंचाना, मतलब कि उनको कई तरह से दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस पर काफ़ी विरोध हुआ। एयरफोर्स जो है सुप्रीम कोर्ट भी गई है, अभी उनका डिसीजन नहीं आया है ना। एयरफोर्स का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। एयरफोर्स में महिलाओं को भी मतलब कि उतना ही रिस्पेक्ट किया जाता है जितना पुरुष को। उन लोगों के लिए जो स्पेशल सुविधा चाहिए, जैसे अलग बाथरूम का व्यवस्था होना, कपड़ा चेंज करने के लिए अलग रूम होना, क्रेच फैसिलिटी होना, ये सब एयरफोर्स अवेलेबल करवाती है। लेकिन मूवी में दिखाया कि एयरफोर्स ऐसा नहीं करवाती है ना। तो OTT प्लेटफॉर्म पे मतलब कि इस पर रिलीज हुआ था, तो एयरफोर्स उसके खिलाफ गई है अभी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो वही करते, इसके तरह से बहुत सारे के कंप्लेन आ रहे थे। आर्मी के रिलेटेड भी कई कंप्लेन इस तरह से हैं। तो सेवरल PIL हैव बीन फाइल्ड इन कोर्ट अक्रॉस द कंट्री अंडरलाइनिंग द क्वेश्चन टू नीड टू रेगुलेट ऑनलाइन कंटेंट। अब कंसर्न रिगार्डिंग ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट, कई ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट होते हैं। विदाउट एप्रोप्रिएट रेगुलेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैन पोटेंशियली यूज फॉर स्प्रेडिंग फेक न्यूज। जैसे अभी ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं है, तो बहुत सारे आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे जिसमें फेक न्यूज दिखाया जाता है। थंबनेल में कुछ और रहेगा, अंदर कुछ और रहेगा, है ना। आप लोग इसको देख सकते हैं यूट्यूब पे। तो इस तरीके का कोई रेगुलेशन नहीं होने के कारण ही ऐसा हो रहा है। हेट स्पीच एंड कैन पब्लिश ऑप्शंस और वायलेंट कंटेंट, सच कंटेंट कैन डैमेज सोशल फैब्रिक। इससे क्या होगा, इंडिया का जो सामाजिक ढांचा है उसको नुकसान पहुंचेगा, लोग भड़क जाएंगे। एंड पोटेंशियल टू रीच एंड अफेक्ट चिल्ड्रन ड्यू टू इंक्रीजिंग एक्सेसिबिलिटी ऑफ मोबाइल एंड कंप्यूटर। लोगों मतलब कि लोग तक तो पहुंचेगा ही, बच्चे लोग भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि आजकल बच्चे मोबाइल यूज करने लगे हैं। पैरिटी इन ट्रीटमेंट ऑफ कंटेंट, द फिल्म इंडस्ट्री डिजर्व वाइस्ट कंसर्न दैट व्हाइल देयर इंडस्ट्री रिक्वायर्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, डिजिटल कंटेंट OTT प्लेटफॉर्म इज मेड अवेलेबल इन द पब्लिक एट लार्ज विदाउट एनी फिल्टरिंग और स्क्रीनिंग। इसके लिए जो है CBFC भी जो है एक बार सरकार को बोला था, इसे फिल्म जो होता है, फिल्म जनता तक पहुंचने के पहले हमारे लेयर से गुजर के जाता है। हम लोग वहाँ पे जो भी सीन लगता है उसको हम लोग छाट देते हैं ना। सेंसर बोर्ड वाले आप सुने होंगे, सेंसर बोर्ड वाला इस मूवी से इतने सारे सीन को कट आउट करवा दिया, ठीक है। तो वहीं डिजिटल कंटेंट में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भी एक मतलब कि एक बार जारी किया था CBFC के, वही एक तरह से गवर्नमेंट से शिकायत किया गया था कि जनता तक बिना कोई फिल्टर का पहुंच रहा है। अब आगे क्या राय है, तो मॉडल कंबाइनिंग स्टेट सेंसरशिप एंड सेल्फ रेगुलेशन। तो एक ऐसा मॉडल आना चाहिए जिसमें स्टेट का सेंसरशिप, मतलब सरकार तो हस्तक्षेप करे ही, सेल्फ रेगुलेशन जो OTT प्लेटफॉर्म चला रहे हैं उनको भी उनका एक दायित्व बनता है समाज के प्रति, उनका भी एक नैतिकता होना चाहिए कि हम जनता को अच्छा चीज़ दिखाएं। अब मल्टी स्टेक ये होता है, a multi-stakeholder approach to self-regulation can be adopted that safeguard the creative freedom for content creator and artist. Next है establishing global rating system. एक global rating system establish करना, a standard rating system for content and quota for indigenous content and OTT platform can be created. Independent mechanism for complaint redressal के लिए यदि कोई कंप्लेन करता है तो वो जो है उसमें OTT प्लेटफॉर्म वाले आदमी के पास वो कंप्लेन ना जाए, किसी थर्ड आदमी के पास जाए कंप्लेन, है ना, फिर ताकि वो निष्पक्ष रूप से इसका जांच कर सके। फॉर्मुलेटिंग ब्रॉड गाइडलाइंस, उसके लिए गाइडलाइन बनाना। द गवर्नमेंट कैन फ्रेम गाइडलाइन टू कवर प्रिंसिपल लेड आउट इन द स्टैट्यूट्स लाइक द, जैसे IT एक्ट है 2000 का, इंडियन पेनल एक्ट 1860 का। उसके बाद इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन 1986 1986 का एक है कि वुमेन को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करना, उसके लिए एक अलग एक्ट है। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट 2012 का, कॉपीराइट एक्ट 1957। तो ये सब एक्ट के तहत OTT के लिए भी एक अलग एक्ट बनाना चाहिए, ऐसा एक उपाय किया जा सकता था। तो ये OTT प्लेटफॉर्म के बारे में लोग डिटेल में पढ़ें, आगे की क्या राय है, क्या दिक्कत है उसके बारे में। अब हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे OTT प्लेटफॉर्म के बारे में हम लोग पढ़ लिए यहाँ पे। अब हम लोग पढ़ते हैं सेल्फ रेगुलेशन एंड मीडिया प्लेटफॉर्म इन इंडिया। इंडिया में और कहाँ कहाँ सेल्फ रेगुलेशन का इशू आता है, मतलब सेल्फ रेगुलेशन अपने से हम खुद को रेगुलेट कर लेंगे, हम सही करेंगे, है ना, हम समाज के प्रति सही अपना दायित्व निभाएंगे। ऐसा कौन कौन लोग करते हैं, मतलब कि कहाँ कहाँ भी नियम है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इन इंडिया टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग देयर इज द इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी। टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी एंड कंटेंट इज गाइडेड बाय सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी सच एज ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल एंड न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी NBSA जो है ना, एक तरह से एक सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी है, इसमें गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं है। और एक इसमें जो है न्यूज चैनल वाले लोग ही बैठते हैं, लेकिन ये इंडिपेंडेंट रूप से काम करते हैं। सेल्फ रेगुलेशन का क्या बेनिफिट है, तो प्रमोट स्टैंडर्ड एट एडवांस मीडिया क्रेडिबिलिटी विद द पब्लिक। इससे क्या होता है कि मीडिया का पब्लिक में क्रेडिबिलिटी बढ़ता है, पब्लिक को भी लगता है कि नहीं देखो मतलब कि ये चैनल गलती किया, तो इसी चैनल का आदमी NBSA में बैठा हुआ है जो बोला कि नहीं ये गलत है ना।
तो लोगों का उस पर ज़्यादा विश्वास बढ़ता है। डेवलप्ड कॉन्फिडेंस इन द पब्लिक दैट फ्री मीडिया इज नॉट इरिस्पॉन्सिबल व्हाइल प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ जर्नलिस्ट प्रोड्यूसर द इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट, इनकलकेट्स अ प्रोफेशनल कल्चर, एक तरह का एक प्रोफेशनल कल्चर को डेवलप करता है ताकि लोग नैतिकता से बात करें, गलत को गलत बोले, भले कोई अपना आदमी ही गलत क्यों ना कर रहा हो। जुडिशरी पे प्रेशर को कम करता है। मान लीजिए कि सेल्फ रेगुलेशन नहीं होता, जैसे अभी एनबीएसए है ना, अभी देखे होंगे बहुत सारे न्यूज़ चैनल माफ़ी मांगे डिफरेंट केस में, है ना, झूठ खबर दिखाने के चक्कर में, ठीक है। तो एनबीएसए जो है क्या किया, एनबीएसए में यही चैनल वाले के आदमी बैठे हुए, लेकिन फिर भी इन चैनल को माफ़ी मांगना पड़ा, ठीक है। हम चैनल का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन 2-3 चैनल थे जो माफ़ी मांगे, जैसे सुशांत सिंह के केस में 2-3 चैनल के द्वारा माफ़ी मांगा गया। तो इस तरीके से यदि सेल्फ रेगुलेशन नहीं होता तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता, लोग सुप्रीम कोर्ट धाए से पहुंच जाते। सुप्रीम कोर्ट में पहले ही इतना बर्डन है तो और बर्डन बढ़ता 2-4 केस का। तो इससे क्या होता कि मतलब जुडिशरी पे प्रेशर थोड़ा सा कम हो गया सेल्फ रेगुलेशन के कारण। तो सेल्फ रेगुलेशन के सब फायदे हैं, बेनिफिट हैं। सेल्फ रेगुलेशन में कुछ इशू भी है। तो डिफिकल्ट टू अराइव एट रेगुलेटरी कंसेंसस डेट एक्सेप्टेबल टू ऑल स्टेक होल्डर। तो सेल्फ रेगुलेशन जैसे आपको बताएं एनबीएसए है, तो एनबीएसए में लगभग सारे चैनल के कुछ ना कुछ आदमी होंगे, जैसे जी न्यूज़, आज तक, एनडीटीवी, एबीपी न्यूज़ और भी कई चैनल हैं, उसी के आदमी इसमें बैठ रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि कॉन्सेंसस मतलब कि सब कोई उस पर सहमत हो जाए, उसका कोई डिसीजन आए एनबीएसए का, उस पर उसमें के सारे आदमी सहमत हो जाए, ऐसा होना डिफिकल्ट है। टूथलेस इन नेचर, एक तरह से टूथलेस इन नेचर इसलिए कहा गया है क्योंकि कोई इंडिपेंडेंट नहीं है इसमें, तो यही लोग आदमी है ना, है तो इंसान ही, और वो इंसान कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी कर सकता है चाहे तो। ओपन टू इंटरप्रिटेशन, सेल्फ रेगुलेटरी कोड्स कैन बी इंटरप्रेटेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अब कहा जैसे कहने का मतलब ये है कि एक ही बात का डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके का मतलब निकाल सकते हैं। सेल्फ सेंसरशिप, a self-regulatory code might not factor in diversity of content on the internet and can lead to self-censorship internally among platform to avoid scrutiny। सेल्फ सेंसरशिप कहने का मतलब क्या हो कि यदि अपने से कोई आदमी छाटेगा कि इतना मान लीजिए कि ऐसे कोई छाट रहा है कि ये मूवी बनाए हैं और उसको लग रहा है कि इतना गलत है ना, तो हालांकि ये पूरा गलत है लेकिन उसको इतना ही गलत लग रहा है तो इतना ही ना वो छाटेगा, इतना चीज़ तो गलत पब्लिक में आ ही जाएगा, ठीक है। तो यही बात हुआ कि अपना चीज़ को कोई ख़राब नहीं कहता है, तो सेल्फ सेंसरशिप में ये प्रॉब्लम है। तो ये सब जो है इसका सेल्फ रेगुलेशन का डिमेरिट है। अब आर्गुमेंट अगेंस्ट रेगुलेशन ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म, जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म को जब रेगुलेट करने का मतलब कि गवर्नमेंट का आदेश आया था तो कई मीडिया वाले इसको मतलब चिल्लाने लगे कि अब ओटीटी वाले को भी रेगुलेट करके जनता मतलब सरकार जो है आवाज़ दबाना चाहती है, मीडिया को दबाना चाहती है, पता नहीं क्या क्या हो गया। तो क्या आर्गुमेंट उसके अगेंस्ट में क्या क्या है, तो फियर ऑफ सेंसरशिप रिजाइम। सेंसरशिप रिजाइम कहने का मतलब क्या हो कि अब क्या होगा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी यदि सरकार के विरोध में कुछ बोला जा रहा है ना, कोई ऐसा वेब सीरीज है जिसमें सरकार को गलत तरीके से दिखाया गया है या सरकार के काम का किसी योजना का आलोचना किया गया, तो सरकार क्या कर सकती है, उसको सेंसर कर सकती है कि आप ये वाला हटा दीजिए। दूसरा, नो नीड ऑफ एडिशनल रेगुलेशन, ठीक है, ऐसा कोई एडिशनल रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं था क्योंकि इसको आईटी एक्ट के तहत रेगुलेट किया जा सकता है जो पहले से ही है। इसके अलावा आईपीसी है ही 1860 का, जिसमें बताया गया है कि इंडिया के मतलब कि इंडिया की इंटीग्रिटी और इसके खिलाफ नहीं बोलना है, फ्रेटर्निटी के खिलाफ। फ्रीडम टू कंज्यूम कंटेंट, फ्रीडम टू कंज्यूम कंटेंट का मतलब कि अभी क्या होता है कि नेटफ्लिक्स रिचार्ज हम लोग करवाते हैं और उस पर बहुत सारे वेब सीरीज़ देख लेते हैं, उस पर जितना वेब सीरीज़ एक महीना पूरा देख सकते हैं, वही उतना ही पैसा का यदि मूवी का टिकट लेंगे तो कोई एक मूवी ही देखेंगे, है ना। यदि उसको रेगुलेट किया जाएगा तो वहाँ पे ऑप्शन कम हो जाएगा। ग्रोथ इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, इसके कारण से इंडिया में ओटीटी प्लेटफॉर्म जो अभी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है वो थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा, उसका जो है स्पीड थोड़ा कम हो जाएगा। वास्ट अमाउंट ऑफ कंटेंट, द कंटेंट ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, दस इज टेक्नोलॉजिकली नॉट फिजिबल टू सेंसर ब्लॉक द कंटेंट। यहाँ पे कह रहे कंटेंट इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे नेटफ्लिक्स यदि हम रिचार्ज करवाते हैं तो उस पर सिर्फ इंडिया का ही नहीं है, विदेशों का भी बहुत सारा मूवी उस पर है, तो आप इंडिया वाले को रेगुलेट कर सकते हैं ना। मान लो कि जो मूवी विदेश में अपलोड हुआ है वो भी नेटफ्लिक्स में इंडिया का आदमी देख सकता है। जैसे यूट्यूब का ही एग्जांपल ले लेते हैं, तो यूट्यूब पे सिर्फ इंडियन लोग थोड़ी हैं, इस पर कई पाकिस्तानी लोग का भी चैनल होगा, कोई अमेरिकन का, कई ऑस्ट्रेलियन का भी चैनल होगा और सब कोई उनके चैनल को देख सकता है। यदि यूट्यूब को रेगुलेट किया जाए इंडिया में तो इंडियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि जो इंडियन यूट्यूबर हैं, इंडिया में जो यूट्यूब पे कंटेंट अपलोड हो रहा है उसको सेंसर कर सकती है। तो ऑस्ट्रेलिया वालों को थोड़ा वो सेंसर कर सकता है, तब फिर भी इंडियन लोग तो ऑस्ट्रेलियन वाले से देख ही लेंगे, है ना। तो यहाँ पे वास्ट अमाउंट ऑफ कंटेंट है तो जिसको रेगुलेट करना उतना आसान नहीं है जितना मूवी को है। तो ये सब इसके अगेंस्ट में मतलब कि आर्गूमेंट है ओटीटी प्लेटफॉर्म के। अब है लीगलाइजिंग बेटिंग इन इंडिया, बेटिंग को लीगलाइज करना। बेटिंग का मतलब कि जुआ लगाना, गैम्बलिंग करना, मतलब कि एक तरह से शर्त लगाना, बेट का मतलब होता है शर्त लगाना, तो उसको लीगल करना। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एंड स्पीच फॉर लीगलाइजिंग बैटल ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है
फाइनेंस के, है ना, जुआ लगाने को लीगलाइज करने के लिए एक बार बोले, मतलब कि अब उस पर सरकार सोच रही है। बेटिंग इज डिफाइंड द एक्शन ऑफ गैम्बलिंग मनी ऑन द आउटकम ऑफ रेस गेम और अदर अनप्रेडिक्टेबल इवेंट। बेटिंग क्या है, तो कोई ऐसा इवेंट जो अनप्रेडिक्टेबल है, अनप्रेडिक्टेबल मतलब जिसको हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, पहले से अनुमान नहीं लगा सकते, उसके आउटकम को, उसके रिजल्ट के ऊपर एक तरह से पैसा लगाना, मनी का गैम्बलिंग करना। इसके लिए एक एक्ट है पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 का, इज द जनरल लॉ गवर्निंग गैम्बलिंग इन इंडिया। ये लॉ क्या करता है, गैम्बलिंग को गवर्न करता है इंडिया में। हाउएवर द स्टेट लेजिस्लेचर हैव बीन इंटरेस्टेड विद सिग्निफिकेंट रेगुलेटरी लीवे टू फॉर्म अ स्पेसिफिक गैम्बलिंग लॉ। गैम्बलिंग को रोकने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर है कि गैम्बलिंग को रोकने के लिए वो कानून अलग से बना सकता है। देयर आर नो स्पेसिफिक सेंट्रल लॉ गवर्निंग ऑनलाइन गैम्बलिंग इन इंडिया। ऑनलाइन गैम्बलिंग को रोकने के लिए इंडिया में कोई स्पेसिफिक लॉ है। जैसे ड्रीम 11 पे यदि कोई टीम, सुने होंगे ड्रीम 11 पे टीम बनाओ पैसा कमाओ, उसके अलावा बहुत सारा ऐसा ऐप आ गया है आजकल मार्केट में, है, तो ये भी एक तरह का गैम्बलिंग है, ऑनलाइन गैम्बलिंग बोल सकते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल धड़ल्ले से चल रहा है। और यही काम यदि ऑफलाइन कोई करता है तो जेल जा सकता है। अब कह रहा है कि कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, न्यूजीलैंड हैव टेकन अ स्टेप इन द डायरेक्शन लीगलाइजिंग रेगुलेटिंग बेटिंग इन द स्पोर्ट। बहुत सारे कंट्री में इसको लीगलाइज कर दिया गया है ना। आर्गूमेंट इसके फेवर में क्या कहा जा रहा है, तो रेवेन्यू सोर्स, एक सरकार के लिए रेवेन्यू का सोर्स जनरेट करेगा। लीगलाइजिंग बेटिंग विल बी हेल्पफुल इन जनरेटिंग इनकम फॉर द गवर्नमेंट बाय रिड्यूसिंग द इलीगल स्पॉट फिक्सिंग। जैसे अभी स्पॉट फिक्सिंग जो होता है उसको इलीगल माना जा रहा है, तो वहाँ से यदि उसको लीगल करते हैं तो जो भी पैसा होगा उस पर टैक्स लगाया जाएगा, और टैक्स अच्छा खासा लगाया जाएगा, जिसके कारण से सरकार को पैसा मिलेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू KPMG स्टडी इन इंडियन गैम्बलिंग मार्केट एस्टिमेटेड अराउंड $60 बिलियन। डॉलर में 60 बिलियन का इतना बड़ा मार्केट है इंडिया में गैम्बलिंग का, यदि उसको लीगल कर देते हैं तो, मतलब इतना भी लीगल वे में हो रहा है, बस सरकार इसको लीगल कर लेगी तो ये सब कुछ मतलब कि सरकार के अंदर आ जाएगा और उसको टैक्स भी मिलेगा। रिकमेंडेड बाय सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड कमेटी। सुप्रीम कोर्ट का एक कमेटी था, जस्टिस लोढ़ा कमेटी, उसके तहत रिकमेंडेड द लेजिस्लेशन ऑफ बेटिंग इन क्रिकेट। क्रिकेट में बेटिंग को जो है वो लीगलाइज करने के लिए बोला गया था। इट ओपाइंड दैट ए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वुड इनेबल द गवर्नमेंट इन डिफरेंशिएटिंग बेटिंग फ्रॉम मैच फिक्सिंग, है ना। तो मैच फिक्सिंग को रोकने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इसी मतलब इसका जस्टिस लोढ़ा कमेटी में ही बताया गया था कि मैच फिक्सिंग को रोकने के लिए जो है गवर्नमेंट को रेगुलेट कर लेना चाहिए इसको, मतलब बंद करने के से अच्छा है रेगुलेट करना। विल ऑगमेंट द स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। उससे क्या होगा, उससे जो पैसा आएगा तो स्पोर्ट में ही खर्चा किया जाए, और उस टैक्स के पैसे से जो स्पोर्ट्समैन है, जैसे बहुत क्रिकेट के अलावा इंडिया में बहुत सारे, इतना जो भी स्पोर्ट खेलता है, बहुत सारे प्लेयर को सुविधा नहीं मिल पाता है, तो उन प्लेयर्स को सुविधा दे दो उस पैसा से, है ना। इलीगल एक्टिविटीज़ पे भी जो है इसे मतलब कि चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा। अभी जो है गैम्बलिंग इलीगल है, तो हो तो रहा है, तो सबको पता है कि गैम्बलिंग होता है इंडिया में, लेकिन ये इलीगल है, इसलिए कोई इस पर आवाज़ नहीं उठाता है ना, और पैसा भी नहीं मिल पाता सरकार को। प्रिवेंटिंग लोन शेयरिंग। डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ दीज एक्टिविटीज कुड प्रिवेंट पीपल फ्रॉम बीइंग सब्जेक्टेड टू लोन शेयरिंग, यानी कि इंक्लूडिंग डेब्ट एंड बोरोइंग लोन एट एक्सॉर्बिएंट रेट्स। अभी क्या होता है कि मान लीजिए कोई हार गया है ना, मतलब कि उस बेटिंग में, उस चैलेंज में कोई हार गया, ठीक है, उस गैम्बलिंग में कोई हार गया, तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको पैसा देना पड़ेगा। अब उसके पास मान लीजिए पैसा नहीं है तो क्या करेगा, लोन लेगा, घर बेचेगा, कुछ भी करेगा, गहना बेचेगा, और वो पैसा देगा उस लोन, मतलब उसको चुकाने के लिए, क्योंकि वो शर्त हार चुका है जुआ में। तो इससे क्या होगा, यदि रेगुलेट करेंगे तो उसके लिए बैंक से लोन मिल जाएगा सस्ते दर पर, है ना। अभी क्या होता है, उसको इलीगल वे में लोन लेना पड़ता है, मतलब कि जान पहचान के आदमी से, तो उसको ज़्यादा उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। बेटर इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म और एट पार्ट ट्रीटमेंट इज ऑल्सो बीन आर्ग्यूड एट मैनी दैट सिंस हॉर्स रेसिंग हैज ऑलवेज बीन कंसिडर इलीगल, गैम्बलिंग एंड बेटिंग एक्टिविटीज शुड बी ट्रीटेड अलाइक। क्या कहते हैं, जैसे हॉर्स रेसिंग में गैम्बलिंग करना अभी जो है लीगल है ना, हॉर्स रेसिंग में गैम्बलिंग करना इलीगल है, क्योंकि एक तरह से गेम ऑफ स्किल माना जाता है। तो उसी तरीके से क्रिकेट को या फिर बाकी दूसरे गेम को भी उसी तरीके से ट्रीट किया जाए, और जो है वहाँ पे उसको लीगल बनाया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके अगेंस्ट में क्या क्या है। तो मतलब कि अगेंस्ट में आर्गूमेंट है, सच एक्टिविटीज एक्सपोज एंड एक्सप्लॉइट द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड नॉट कंसिस्टेंट इन कंफर्मिटी विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कह रहा है कि डीपीएसपी के सपोर्ट में नहीं है, डीपीएसपी जो हमारा है, ठीक है, उसमें इस तरीके का बात लिखा है कि गैम्बलिंग को रोकना है ना, तो हम लोग वहाँ पे पहले सुधार करना होगा। यानी एक तरह से बोल सकते हैं कि भले ही पैसा आता है, गैम्बलिंग को यदि लीगल कर देंगे तो सरकार के पास पैसा आएगा, लेकिन क्या गलत तरीके से पैसा कमाना सही है, क्या सरकार के लिए एथिकली सही है, यहाँ पे ये देखना पड़ेगा। इट में ब्रीड करप्शन, इससे और करप्शन भी बढ़ सकता है। मैच फिक्सिंग यदि जब होगा
मतलब कि जब गैम्बलिंग होने लगेगा तो मैच फिक्सिंग लीगल वे में हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, किसी खिलाड़ी पे बेटिंग उस पर प्रेशर दे करके बोला जा सकता है कि तुम जल्दी आउट हो जाओ, या तुम सिंपल बॉल डालो ताकि दूसरा प्लेयर छक्का मार सके, है ना। उसको पैसा के बल पे खरीदा जा सकता है। तो एक तरह से अनइथिकल होगा। एडवर्स इम्पैक्ट डालेगा इकोनॉमिक, मतलब कि स्टेट किसी भी आदमी के इकोनॉमिक सिचुएशन पे। आखिर मान लीजिए कोई हारेगा तो उसको लोन मिलेगा बैंक से, उसको तो दे देगा शर्त हारने के कारण, लेकिन उसको बैंक को तो लोन चुकाना पड़ेगा ना आज या कल। तो एक तरह से आदमी का इकोनॉमिक सिचुएशन बिगड़ सकता है। और द एग्जिस्टिंग पॉलिसी नेशनल स्पोर्ट डेवलपमेंट कोड ऑफ इंडिया 2011, द करंट सोशियो इकोनॉमिक अफेयर इन द कंट्री एंड द प्रिवलेंट सोशल एंड मोरल वैल्यू डजंट इनकरेज बेटिंग एंड गैम्बलिंग। आज जो पॉलिसी है, जो नेशनल स्पोर्ट डेवलपमेंट कोड है 2011 का इंडिया का, उसमें भी ये बताया गया कि इंडिया में ऐसा कोई एटमॉस्फेयर इतना ज़्यादा नहीं है कि गैम्बलिंग को हम लोग लीगल कर दें, है ना। मतलब कि इंडिया का आदमी ऐसा नहीं है, इतना जागरूक नहीं है। जब गैम्बलिंग लीगल होगा तो लोग अंधाधुंध गैम्बलिंग करेगा, अंधाधुंध चैलेंज लगाएगा, इस तरीके से आम भाषा में बोलते हैं कि लगाएगा, और वो हारते जाएगा, और हारते हारते एक दिन और भी खतरनाक स्टेज पे पहुंच जाएगा। अब क्या वे फॉरवर्ड क्या है, आगे की राह क्या है? तो बेटिंग एंड गैम्बलिंग ट्रांजेक्शन शुड बी लिंक्ड विद ऑपरेटर्स एज वेल एज प्लेयर्स पार्टिसिपेंट आधार कार्ड पैन कार्ड। क्या करें कि इसको क्या क्या करना चाहिए सरकार को कि गैम्बलिंग को लीगल बना देना चाहिए, और आधार कार्ड पैन कार्ड को मतलब उससे जिस अकाउंट से, मतलब कि कैश में नहीं बल्कि अकाउंट से पेमेंट करवाना चाहिए, और उसको आधार कार्ड या पैन कार्ड से लिंक कर देना चाहिए। एक मैक्सिमम अमाउंट का कैप लगाना चाहिए कि मैक्सिमम पे इतना ही का शर्त लगा सकते हैं, बेटिंग इतना ही का कर सकते हैं, ठीक है। गैम्बलिंग ट्रांजेक्शन कोड बी मेड कैशलेस, ये कैशलेस होना चाहिए, नेट बैंकिंग के थ्रू या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू। स्ट्रिंजेंट लॉ शुड बी प्लेस्ड इन कंट्रोल ऑफ एफडीआई, विदेशों में विदेशी पैसा से गैम्बलिंग ना हो, उसके लिए भी लॉ जो है बनाना चाहिए। और इस तरह के जो वेबसाइट, इसको गैम्बलिंग जब लीगल होगा तो प्रचार भी होगा उसका कि इस वेबसाइट पे गैम्बलिंग करो। जैसे भी ड्रीम 11 का है तो ड्रीम 11 प्रचार होता है ना। तो वहाँ पे उस वेबसाइट को भी रेगुलेट करना पड़ेगा। और पार्लियामेंट को जो है एक तरह से उसके लिए एक बॉडी बनाना पड़ेगा, मे इनेक्ट अ मॉडल ऑफ रेगुलेटिंग गैम्बलिंग दैट मे अडॉप्ट बाय द स्टेट, है ना। तो गैम्बलिंग ऐसे स्टेट का सब्जेक्ट है, भी याद रखिए, ये जो है जुआ लगाना, सट्टा लगाना, ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, टॉपिक है। अब हम लोग पढ़ते हैं अबाउट गैम्बलिंग लेजिस्लेशन इन इंडिया। इंडिया में गैम्बलिंग के लिए क्या लेजिस्लेशन, अभी क्या कानून कहता है। तो बेटिंग इज अ टर्म दैट वैलिडेट द एक्टिविटी ऑफ गैम्बलिंग। गैम्बलिंग इज अ जेनरिक टर्म विच बेटिंग इज अ स्ट्रक्चर्ड एग्रीमेंट। गैम्बलिंग और बेटिंग दोनों सुनने में एक जैसा टर्म है, लेकिन दोनों का मतलब थोड़ा थोड़ा अलग है। गैम्बलिंग एक जेनरिक टर्म है, और जबकि बेटिंग एक स्ट्रक्चर्ड टर्म है। मतलब कि बेटिंग कहने मतलब कि गैम्बलिंग एक बड़े लेवल में हो गया है ना, एक मैनर में हुआ, तो उसको बेटिंग बोलेंगे। गैम्बलिंग एंड बेटिंग आर स्टेट सब्जेक्ट, ये दोनों स्टेट सब्जेक्ट है। हाउएवर गैम्बलिंग इज नॉट डिफाइंड अंडर द गैम्बलिंग लेजिस्लेशन ऑफ स्टेट। इन इंडिया डिस्टिंग्विशेस ईच गेम टू ए गेम ऑफ स्किल। क्या कह रहा है कि इंडिया में इंडियन लॉ के अनुसार गेम को दो पार्ट में बांटा जाता है, गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस। तो गेम ऑफ स्किल जैसे हॉर्स रेसिंग जो होता है, हॉर्स रेसिंग गेम ऑफ स्किल माना जाता है, और वहाँ पे गैम्बलिंग अलाउड है, वहाँ पे बेटिंग गैम्बलिंग सब अलाउड है, ठीक है। और गेम ऑफ चांस जैसे क्रिकेट को गेम ऑफ चांस बोला जाता है, तो वहाँ पे गैम्बलिंग नहीं अलाउड है। द डिफरेंशिएट फैंटेसी स्पोर्ट्स फ्रॉम ट्रेडिशनल बेटिंग। द गैम्बलिंग अंडर द गैम्बलिंग लेजिस्लेशन डजंट इंक्लूड बेटिंग ऑन, अब जैसे देखिए तो इसमें कौन कौन नहीं शामिल है। तो बेटिंग ऑन हॉर्स, गेम ऑफ स्किल एक्सक्लूड द गैम्बलिंग एक्ट, लॉटरी, है ना। द फैंटेसी स्पोर्ट बेटिंग इज लीगल। अभी जो फैंटेसी स्पोर्ट बेटिंग है, जो ड्रीम 11 वगैरह है, वो लीगल है बिकॉज इट इज अ गेम ऑफ स्किल, क्योंकि ये गेम ऑफ स्किल है। कैसे? ड्रीम 11 में क्या होता है कि आदमी अपने से टीम बनाता है, ठीक है। ये उसका स्किल है कि किस किस प्लेयर को लेकर टीम बना रहा है अपने मोबाइल में ही, है ना। इन फैंटेसी स्पोर्ट योर ओपोनेंट्स आर ह्यूमन प्लेयर्स। इसमें जो ओपोनेंट होता है ह्यूमन प्लेयर रेदर देन बुक मेकर्स लाइक ट्रेडिशनल बेटिंग। सिक्किम एंड नागालैंड एक्सप्रेसली परमिट ऑनलाइन गेमिंग। सिक्किम, अब चूंकि यह स्टेट लिस्ट है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्टेट लिस्ट है, तो स्टेट इस पर कानून बना सकता है। सिक्किम और नागालैंड जो है ऑनलाइन गैम्बलिंग को प्रमोट करता है। देयर आल्सो स्टेट सच ए तेलंगाना विच फॉलो पॉलिसी ऑफ जीरो टॉलरेंस टुवर्ड गैम्बलिंग। वही तेलंगाना स्टेट है जो किसी तरह का गैम्बलिंग अलाउ नहीं करता, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, किसी तरह के गैम्बलिंग को अलाउ नहीं करता है। तो इंडिया में अभी सारे स्टेट का अपना अपना रूल है। तो सरकार को क्या चाहिए, केंद्र सरकार को एक मॉडल कोड लाए कि इंडिया में गैम्बलिंग का ये स्थिति होना चाहिए, है ना, और उसी पे इंडिया का सारा स्टेट वर्क करे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे का जो टॉपिक है यहाँ 5th टॉपिक 3 कैपिटल्स फॉर आंध्र प्रदेश, यहाँ से हम लोग दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।